अच्छा जी, इसके नीचे ये वैसे ही 4-5 लेक्चर नोट्स के प्रिंट है ताकि ईपीएस के सवाल सबके पास रिटर्न फॉर्म में आ जाए। 3 सवाल ईपीएस के दिए थे। टेस्ट तो बहुत हैवी जहन में आया है, मंडे को आपके सामने आएगा। हाँ, टेस्ट खत्म हो गया, क्लास के बाद मिली जरा, तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं जब तक चीखे ना मारे। अच्छा ओ भाई, शुरू कर दिया है? ओ चलो, अच्छा लिखें जी, अ कंपनी सेड टू बी हाईली, अपने माथे पे इसके नीचे जी सफ़े निकाल जी, मेहरबानी। उस्मान, बंदे के इनके फी बंदा 2-2 माल्टे तो मंगवाओ, 2-2 माल्टे। कैसे क्यों कर रहे हो? क्या ये समोसा समोसा प्रोग्राम जी? क्या चीज? अच्छा, अ कंपनी इज सेड टू बी, a company is said to be highly geared / leveraged. A company, ये हाइब्रिड में बॉल पॉइंट नहीं निकलनी बैग से, पहली रो में लिखना ही पड़ेगा। और जिन्होंने सवाल पूछा था डिविडेंड वाला वो खुद गायब है। A company is said to be highly geared or leveraged when debt capital exceed equity capital. When debt capital exceed equity capital. अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये कंपनी हाईली गियर्ड है? फिक्रा पड़े ना तसल्ली से। डेट कैपिटल एक्सीड द इक्विटी कैपिटल? नो, तसल्ली से बताएं जी, ये कंपनी ए हाईली गियर्ड है? When debt capital then called as companies, बताएं जी, ये हाईली गियर्ड है? नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत लोन है, इतना ज्यादा लोन नहीं है, तो ये हाईली गियर्ड नहीं है। अच्छा, ये तो हमने अमाउंट में बात की। व्हेन डेट कैपिटल, वो पीआरसी वालों को चुप कराओ, उन्हें वो कैब में वो तो सब हो जाएगा। अच्छा जी, ये सारी चीज तो खुद ध्यान रखा करें। वैसे भी बीइंग अ मेल आप ध्यान रखें, अगर कोई इमीडिएट विसिनिटी में फीमेल है तो भी आहिस्ता बोले। बीइंग ए फीमेल आप ध्यान रखें, कोई मेल है करीब तो आहिस्ता आवाज़ में बोले, ताकि तो अभी मैं गुजरा, दूर दूर तक आवाज़ें आ रही, आधा किलोमीटर तक आवाज़ें आ रही, इतनी दूर दूर आवाज़ आ रही होती है। थोड़ा सा ज़रा छुरी थले साथ तो खुद चीज़ें सीखनी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, मैंने ये कहा है कि अगर डेट कैपिटल इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा है, ये तो अमाउंट में बात करो ना, डेट कैपिटल इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा है तो कंपनी हाईली। अच्छा, परसेंटेज में ये होगा कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं और 50 से ज़्यादा है तो हाईली गियर्ड, और अगर मैं इसको इन दोनों से डिवाइड करूं और 100, देखो ना क्या किया था, 500 डिवाइडेड बाय 1400, अच्छा उधर 100 है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो 100, ये देख लो इधर 100 से ज्यादा है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो जवाब 100 से ज्यादा है,
तो कंपनी लेवरेज्ड है, और इसको मैं इन दोनों से डिवाइड करूं, इसको इन, और जवाब 50 से ज्यादा आए तो डन। अब थोड़ा सा समझें, इसको इससे डिवाइड किया, जवाब 100 से, 100 से, क्योंकि हाईली गेयर्ड नहीं है वैसे ही आपको लग रही है, ये 50 से कम है, इसलिए कंपनी हाईली गेयर्ड नहीं है। अब मुझे बता दें आपने 100% किसके लिए यूज किया है और 50%। आप बता दें जब मैंने ये रेशोज यूज किए हैं तो क्राइटेरिया किसको रखा है, 100%, और जब मैंने ये इसको इधर ना लिख लें ऐसे, बेंचमार्क 100% और बेंचमार्क इस तरह जरा लिखते हैं। अब देखें जरा, ये कम गियर्ड है, 100% तक भी होती तो खैर है, और ये ज्यादा गियर्ड है क्योंकि 100 से ज्यादा है, और ये कम गियर्ड है, और ये ज्यादा गियर्ड है। डन। यहां पे लिख लें बेंचमार्क, छोटा सा BM लिख लें, बेंचमार्क 100%, बेंचमार्क 50%। अच्छा, थोड़ा सा दो कंपनीज को सामने रखा है तो बात थोड़ा सा ज़रा टाइम लगे। एक कंपनी को सामने रखते हैं, हमारी वाली को, फिर इंशाल्लाह तसल्ली से समझ आ जाएगी। ये वाली रेशो 100 से कम है तो कम गियर्ड है, और यही वाली रेशो दूसरी कंपनी की तो ये 50 से कम है लेकिन ये 50 से ज़्यादा है। डन। ओके, हमारे वाले सवाल में आए, वो जो लाइनें छोड़ी हुई हैं। अब गियरिंग रेशो मुझे बता दें कौन सी वाली बनी है, रेशो नंबर 17। अच्छा, रेशो नंबर 17। गियरिंग रेशो दो तरह निकालें, लोन कितने हैं हमारे सवाल में, इसको आप कर दें बेशक एक ही सफ़े पे कीजिएगा, 17A 17A और 17B जी। लोन पेन मंगवाओ, 100 डिवाइडेड बाय 1100 जी। डन। $9.3। अच्छा, अब बता दें इट इज लेस देन एंड इट इज लेस देन, ये बताना चाह रहा था, समझ आ गई अब बात। पहली वाली लेस देन 100, दूसरी वाली लेस देन 50%। कंपनी एक ही है लेकिन निकालने के दो तरीके। ऐसा बस जो जिस मर्जी से निकाल लीजिएगा। ऐसा क्यों है कि ये कंपनी लेस गियर्ड है, बिकॉज इट्स लोन इज इट लेस देन इक्विटी। यहां से इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होता, वैसे वहां से अच्छा नजर आता है, इट्स लोन इज, लेकिन इधर हम डिनोमिनेटर में दोबारा एक और चीज उठा के ले आते हैं, लोन भी। अच्छा, यहां एवरेज लेनी है या नहीं लेनी, यहां एवरेज नहीं लेनी, यहां एवरेज नहीं लेनी। डन। तो लिखें द कंपनी इज लेस गियर्ड
बिकॉज फर्स्ट रेशियो इज लेस देन, बोले 100% and second ratio is less than 50%. Pause. So it can obtain more bank loan. पहले देख लें, ये चले नहीं रहा। अगली कौन सी है रेशियो नंबर आखिरी? इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर में तो बिल्कुल ना, जो इंटरेस्ट के साथ पड़ा हुआ है उसको देखना है। पीबी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये टाइम्स में देगी। ये अम्ब्रेला है और इसके नीचे बंदा है, कितना? 15। थर्टीन टाइम्स। ओहो, बंद करके, चलो खैर। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, इनको डेट या सॉल्वेंसी रेशोज भी कहा जाता है। इन दोनों को डेट या सॉल्वेंसी रेशोज भी कहा जाता है। This ratio shows how easily company can pay its interest. This ratio will show, this ratio will show how easily company can pay its interest. Here the company has strong interest coverage ratio, तो बहुत ज़्यादा है, 13 गुना। Here company has strong interest cover ratio. मुझे जो एरिया लगे ना ज़्यादा, जिसमें घर जाके आपने काम करना है, फिक्रे याद करने हैं, वो लिखवा तो दिए हैं, वो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज हैं। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज, क्योंकि कुछ डेज वाली तो बड़ी आसान है, बट टाइम्स वाली में थोड़ी सी अंग्रेजी ज़रा याद करनी पड़ेगी। आ जाए भाई, इधर कैमरा लें। अब आपको मैंने नोट्स भी बांट दिए हैं ऑनलाइन वाले, कल वाले लेक्चर का भी शायद आखिरी 2 सफ़े खोल लें, उन नोट्स के अंदर हमने इनको भी नोट्स दे दें, रेशोज सारी निकाल ली हुई हैं। तो इन नोट्स में सबसे आखिरी सफ़ा है, नोट्स को उल्टा करें, उससे सेकंड लास्ट पेज, जी सेकंड लास्ट पेज पर हमने हेडिंग दी हुई है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जी बताते जाएं। जीपी डिवाइडेड बाय सेल, द मोर द बेटर। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, द मोर द बेटर। अब बाद में कर लेना, अभी देखो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, कोई और भी पेपर में दे दे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल, टैक्स डिवाइडेड बाय सेल, द लेस द बेटर। ये एक और है प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसके दो नाम है, सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट टर्नओवर। सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, द मोर द बेटर। उसके बाद इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर इन्वेस्टर सारे हों, सारे, तो फिक्रा बोलें। मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टर सारे हैं ना, तो फिर 3 रेशोज हैं,
रिटर्न ऑन, सफा सामने खोल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उंगली रखें, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। अगर इन्वेस्टर सारे हैं, अगर इन्वेस्टर सारे हैं, हर किस्म के हैं, तो फिर 3 रेशोज, और अगर इन्वेस्टर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं तो फिर 1 रेशो। टोटल कितनी बन गई इसमें? 4 इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। रेशो इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी में, इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी में जो बेहतरीन रेशो है वो सबसे जो दुनिया में चलती है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। या इसके निकालने का 2 रेशोज को जरब दे के भी एक तरीका है। ओके, दूसरी रेशो रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी इक्विटी, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी इक्विटी, इसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे। पैट माइनस इरिडीमेबल डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। आगे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय 1445, और रिटर्न ऑन नेट नॉन करंट एसेट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय 990। ओके, आगे चलें। डेटर डे वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज, इसमें पहले सफे पे शायद आपको कैश साइकिल लिखवाया था, फिर उसके बाद डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री डेट, डेटर डेट, और अच्छा, कैश साइकिल रिप्रेजेंट क्या करता है? कैश साइकिल लंबा होना तो बहुत खतरनाक बात है। कैश साइकिल लंबा होना तो, ये जरा कैश साइकिल वाला सफा ढूंढे रजिस्टर पे, ऐसी कोई हमने बात लिखी है उसमें? कैश साइकिल लंबा होना बहुत खतरनाक बात है। लेस द बेटर लिखा है कहीं की? कुछ कोई फिक्रा जरा ढूंढ के बताएं अपने लिखे हुए में से। कैश साइकिल, थोड़ी मेहनत करें जरा मेरे साथ। कैश साइकिल में कोई फिक्रा ऐसा बताएं जिससे पता चले कि नेगेटिव तो नहीं पेपर में आती, वो नेगेटिव तो नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कभी पेपर में आई हो। तो लिखें कहीं सफ़े पे, if a company has cash cycle of 15 days, if a company A has cash cycle of 15 days, and the other company has cash cycle of, and the, चलो खैर लिखो, and the other company has cash cycle of 32 days. If a company A has a cash cycle of 15 days, has a cash cycle of 15 days, and the other company B has a cash cycle of 32 days, the company A is better. हाय, कंपनी बी नहीं होगी। आप देख ना, इसके ये यहीं से पता चल रहा है कि ये लिखवाना कितना जरूरी था। पुत्र आराम से जाके टाइम दे अब रेशियोज को कल। तो कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी, बिकॉज के आगे वो बेसिक लाइन लिखें जो सफे पे आपको मेन लाइन लिखवाई थी। बिकॉज कंपनी ए only needs 30, कहां से हो गया? कंपनी ए only needs 15 days, because company A only needs 15 days to जो मैंने लक्ष्य लिखवाया था, टू मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल। टू अच्छा, अपनी गलतियां अपना बता मुझे, तो वो शाबाश नहीं दे रही मैंने जाते हुए। टू मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल, टाइम जाया किया उन्होंने क्लास का। टू मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अगर किसी बिजनेस में डेटर क्रेडिटर नहीं है, अगर किसी, वैसे जरा लॉजिक पे बात कर रहा हूं, अगर कभी किसी बिजनेस में डेटर क्रेडिटर नहीं है और सिर्फ कैश सेल है और कैश परचेज है, तो अब एक मजे की बात, तो इसके लिए तो सिर्फ इन्वेंट्री डेज रेलिवेंट होंगे ना। अगर डेटर क्रेडिटर नहीं है तो इस कंपनी के लिए कौन से डेज रेलिवेंट होंगे? इन्वेंट्री डेज। एक कंपनी
कैलकुलेटर खरीद के 3 दिनों में बेच देती है, दूसरी कंपनी कैलकुलेटर खरीद के 7 दिनों में बेच देती है। आप बताएं पहली कंपनी का कैश साइकिल कितना है? 3 डेज। और अगली कंपनी का 7 डेज सॉर्ट ऑफ। तो क्या वजह बनी? इन्वेंट्री डेज ही पकड़े हैं ना आपने सारे। इन्वेंट्री लेट बिक रही है, इन्वेंट्री लेट बिक रही है, तो इसका कैश साइकिल थोड़ा सा दूसरी कंपनी का। तो कैश साइकिल ज्यादा होना खतरनाक बात है, कैश साइकिल कम होना अच्छी बात है। अच्छा, बाकी दो बातें आसान है, डेटर जल्दी पैसे दे दे यानी कम दिनों में, और इन्वेंट्री कम दिनों में बिक जाए, ये भी अच्छी। ये रेशोज मैं आपको नहीं बता रहा, आपको निकालनी आती है ये रेशो। इनको कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड। और दूसरी बात, क्रेडिटर को हम जल्दी पैसे दे तो ये रिलेशन बनाने के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करके ज्यादा मांग सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और जो टाइम्स में है, जिस तरह ये दोनों कम होना अच्छे हैं, इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर ज्यादा होना अच्छे हैं। इसके लिए लॉजिक्स जो पढ़ाई थी वो देखिएगा। डन। पीछे दो मेन आ जाके यही बस बच जाता है, पीछे दो आसान सी चीजें रहेंगी, एक लिक्विडिटी रेशियोज, एक गियरिंग रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो में करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट, और क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, बस खत्म। और आखिरी वाली गियरिंग रेशियो। गियरिंग में क्या करना है, ज्यादा बताएं? ये डिवाइडेड बाय ये कर दें, और अगर जवाब आ जाए 100% के अंदर अंदर तो अच्छी बात है, और अगर ये डिवाइडेड बाय ये दोनों करें तो जवाब आ जाए 50% के अंदर अंदर। डन। इसमें एवरेज एवरेज कोई नहीं लेनी। और इंटरेस्ट कवर है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसमें कोई सेट रूल नहीं है कि पीबीआईटी 2 रुपए हो तो इंटरेस्ट 1 रुपए हो। पीबीआईटी जितना मर्जी हो, अच्छी बात है। ओके, वैसे आमतौर पे किस कंपनी का इंटरेस्ट कवर ज्यादा होगा, जो हाईली गियर्ड है या नहीं है? तसल्ली से सोचें। हाई गियरिंग का मतलब लोन ज्यादा, लोन ज्यादा का मतलब इंटरेस्ट ज्यादा, यानी बैलेंस शीट में लोन मुर्गियां ज्यादा तो पी&एल में अंडे इंटरेस्ट ज्यादा। जब इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो पीबीआईटी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हाईली गियर्ड कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट कवर, लिखें ये भी कहीं, वही जो इंटरेस्ट कवर में लिख लें या उसमें लिख लें, इंटरेस्ट कवर में लिख लें। A highly geared company has more interest expense in P&L. A highly geared company has more interest expense in P&L. So normally its interest cover will be बताएं, इसका प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर पाएगा या मुश्किल से कवर कर पाएगा? सो इंटरेस्ट कवर विल बी, बोले डिफिकल्ट टू मैनेज नहीं, विल बी हाई या लेस? लेस। इंटरेस्ट कवर विल बी लेस। देखें इधर, हाईली गियर्ड कंपनी हैज लेस इंटरेस्ट कवर, ऐसा ही है ना? इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था तो प्रॉफिट इतनी आसानी से कवर नहीं कर पा रहा इंटरेस्ट, जितना इसका प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है। क्लियर? ठीक है जी, इट्स ओवर नाउ फॉर द टाइम बिंग। कम ऑन IAS 33 पास पेपर क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन खोलें। पास पेपर क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, पेज नंबर बताएं। फोर 57 458 459
कितना टाइम तकरीबन दोनों दिन रेशोज जो हमने पढ़ी हैं उन सफ़ों को पढ़ के आप जो है वो ग्रिप हासिल कर लेंगे? कितना टाइम देना पड़ेगा आपके ख्याल से? कितनी देर तसल्ली से बैठ के फोकस किया हुआ वाला पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे वाला कौन है? ये क्लास के बाद आना। अच्छा, इंटरप्रिटेशंस याद तो ये करनी है, हाँ सही है, सही है, याद ही करनी है। जो अभी तक जो कम से कम थ्योरी लिखवाई है आपके हाथों से गुजरी है, इसलिए हाथों से लिखवाई है, किताबों से नहीं बताई, ताकि आप लोग उसको याद करें। अच्छा माय डियर, हम डिस्क्लोजर देखने लगे ईपीएस का क्या है। आपको डिस्क्लोजर का पेज खोलने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोजर का पेज खोलने की जरूरत नहीं। IAS 33 requires disclosure in a note to the financial statements. डिस्क्लोजर कहां जाके देने? बहुत आसान है, फोकस करें से, 4-5 मिनट की गेम है, फिर प्रैक्टिस है। The total amount used as numerator in basic EPS. ओके, न्यूमिरेटर किसका लेने? बेसिक ईपीएस का। ये पैट माइनस सी रिडीमेबल होता है। न्यूमिरेटर लेने बेसिक ईपीएस का, और न्यूमिरेटर लेने डाइल्यूटेड ईपीएस का। और न्यूमिरेटर किसका लेने? न्यूमिरेटर बताएं बेसिक ईपीएस का। आंखें खोलें, न्यूमिरेटर बताएं बेसिक ईपीएस का 97.7। न्यूमिरेटर बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस का। ना 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 पुत्र होन नहीं, मार्कर मंगवा भाई, पेन मंगवा। 10, ये तो एंटी डाइल्यूशन की तरफ काम चला गया था। सो पुत्र एंज नहीं, हाँ साड़ी वारी है तो साड़ी वारी। अच्छा, what is the numerator used? What is the numerator used in basic EPS? 97.7। चलती का नाम गाड़ी, एंजॉय किया करें जिंदगी को। What is the numerator used in basic EPS? वर्किंग 3 खुली है, रैंकिंग के बाद जो होती है। न्यूमरेटर यूज्ड इन बेसिक EPS. What is the numerator used in diluted EPS? Disclosure. Astaghfirullah. And a reconciliation of numerator figures to the P&L for the period. तो P&L यानी इसकी पैट से भी रिकॉन देनी है, बीच में फिर रिडीमेबल डिविडेंड आ जाएगा। इसकी पैट से रिकॉन देनी है, बीच में क्या आ जाएगा? फिर रिडीमेबल डिविडेंड आ जाएगा, कोई मसला नहीं। चलो आगे। द टोटल अमाउंट यूज्ड इन डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस। तो टोटल अमाउंट यूज्ड इन डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस 25.7। और पढ़ने का मुंह चुकाट मजा आएगा। अच्छा, एंड टोटल अमाउंट यूज्ड इन डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट द 33.75 and a reconciliation of these two denominator figures to each other। और इन दोनों की रिकॉन 3.25 4.8। अच्छा, अब नोट बनने लगा, जरा देखिएगा, नोट बनने लगा, फारग नोट। 97.7 के ऊपर मैं 2 लाइनें छोड़ा हूँ किसी वजह, बहुत नाजुक है तू वन नोट, तुझे क्या हो जाता है? 97.7 और 107.9, बल्कि इस तरह कर लेते हैं ना, ये और ये और ये और ये फिगर्स हम पेपर में हाईलाइट कर लिया करेंगे, ठीक है? ये फिगर्स पेपर में 4 हाईलाइट करके बेहतर है ऐसे कर दीजिएगा, 0 0 10.2, ये रिकॉन हो गई, इज इक्वल टू 107.9। यानी कैरेट डाउन हटा दें, फॉर द एडजस्टमेंट्स को उठा लें, तो क्या बना? +0 +0, नहीं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, इस नोट में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हुआ है सॉरी। 97.7 +0 इज इक्वल टू 107.9।
9। ऊपर 2 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं किसी वजह से, यहां पे डबल अंडरलाइन। अब इसकी इजाज़त नहीं देता, असल में किताबों में ये नहीं लिखा हुआ 25.7, 3, 0.25, 4.8 और वो ये अगर होता ना तो फिर तो मज़ा आ जाता, आमने सामने हो गए बारों बार। इसको नीचे उतार लें, नीचे उतारें, नीचे ही जरा 20 प्लस 3 प्लस रिकॉन बनाए ना 0.25 प्लस 33.75, ये बन गया जी नोट। अब क्लियर हो गया। अब इसके नाम बताएं। अर्निंग यूज्ड इन बेसिक ईपीएस, अर्निंग्स यूज्ड इन, अर्निंग्स यूज्ड इन, आंखें खोल के, अर्निंग यूज्ड इन डाइल्यूटेड ईपीएस, इनको उठा दें जरा, अर्निंग यूज्ड इन बेसिक ईपीएस, अर्निंग यूज्ड इन डिनोमिनेटर या नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स यूज्ड इन, शेयर्स यूज्ड इन डाइल्यूटेड ईपीएस, और इन तीनों का नाम लिख देंगे या नेचर लिख देंगे। ये तो एज इट इज उठ के आ गया। एक छोटा सा काम आपने करना है, ये 97 को बिजनेस के पैट से रिकंसाइल कराना है। अब ये सवाल में डेटा नहीं है, क्योंकि ये मैं सवाल अभी खोल के दिखाने लगा हूँ। ये है पास पेपर का क्वेश्चन 4। तो इसमें हमें उसने इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया भी था, शायद वो 0 था, पता नहीं किसी वजह से, तो वो पैट भी मैं वही ले लूँगा 97.7, और इसमें डाटा भी नहीं दिया हुआ था पैट वगैरह का, इसमें डायरेक्ट ही उसने 97.7 की फिगर दी थी। ठीक है जी, तो यहाँ तक नोट बन गया। अब आप हजरात मुझे बता दें कि इसके ऊपर 2 कौन सी लाइनें डालनी हैं। एक पैट की लाइन डालनी है 90 और माइनस करना है इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये उधर से ही उठानी है, ये उधर से उठानी है। 2 लाइनें ऊपर डाल दिया करनी है, पैट और ये। अब इन सब के नाम पढ़ लेते हैं, जो आई कैप की किताब के अंदर इस्तेमाल हुए हैं वही नाम हम यूज़ कर लेते हैं, और वो वाला सवाल आपको जो है वो हम होमवर्क में दे देंगे। ये जो आई कैप का ये जो सवाल है आंसर नंबर 15, ये होमवर्क में होगा। इसमें उसने पूछा हुआ था कि बताओ P&L में कैसे डिस्क्लोज होगा। P&L में तो वही 2021 का बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड, और ये तो आप लोग निकाल लेंगे। अब नोट देखें कैसा बनेगा, नोट देखें कैसे बनेगा। नोट असल में 2 सालों का बना हुआ है, नोट 2 सालों का बना हुआ है। मैं ज़रा 1 साल का बनाता हूँ। अर्निंग्स, नोट का नाम अकबर लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। नोट का नाम ये नहीं है, नाम है ईपीएस। सोन नहीं दिन राती घर वाले, इसका नाम है अर्निंग्स और इसका नाम है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कल तुम लोगों की वजह से सुननी पड़ी, घर वालों ने कहा तो 1-1.5 बजे तक सोते नहीं बच्चों, तुम तो सो। ये घर वालों ने ये कल मुझे कह दिया था, बस हो गई थी। जितने दिनों से लेट हो रहे हैं ना हम, तो अब हमें ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई आपके सिलेबस की, आपसे ज़्यादा। अर्निंग्स, अच्छा जी, ये अर्निंग्स है और ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये आ गया पैट, ये आ गया इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। हमारी फिगर्स बोलें क्या क्या हैं। अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, उसके बाद वेटेड एवरेज शेयर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, उसके बाद इस सवाल में होगा इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इफेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन, और इधर इफेक्ट का लफ्ज नहीं लिखा, खाली लफ्ज लिख दिया कन्वर्जन, और शेयर ऑप्शंस की जगह फ्री शेयर्स अंडर ऑप्शन, खाली ऑप्शन का लफ्ज भी लिखाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब आप हजरात बता दें, मेन 4 नाम बता दें। इसका नाम अर्निंग पर शेयर, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, शेयर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ
शेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्जन ऑफ इफेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन बस शेयर ऑप्शन फ्री शेयर छोड़ो इन्ना नहीं है। डन। चलें जी, पहले रेड वाले को छोड़ें। नोट का नाम, नोट नंबर 9, अर्निंग पर शेयर। ये इसी पे बनाइएगा, पास पेपर क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन पे, यहीं जाके हम नोट बनाएंगे इंशाल्लाह, पेज 458 पे। अच्छा इधर देखें, नोट का नाम अर्निंग पर 97.7 से ऊपर इसने यहां लिखा हुआ था, नहीं नहीं, असल में ना ये दो हेडिंग्स और हैं। हेडिंग्स देखें दो कौन सी और हैं, अर्निंग्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इधर हेडिंग देते हैं अर्निंग्स, इसके बाद पैट माइनस, भाई पेन मंगवाओ एक और, इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, बूढ़ा हो गया। इसका नाम क्या रखना है, अर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक, अर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस। ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, अंग्रेजी में की हो गया ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी, और 107.9 का नाम अर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा इसकी ब्रॉड हेडिंग 25.7 की वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी, बस ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बस ये ठीक है, शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, और 33.75 के साथ शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा अब 0 और 10.2 के साथ बताएं क्या लिखना है, इफेक्ट ऑफ, तो देखें ऊपर क्या है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इरिडीमेबल, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ ऑप्शंस तो नहीं, इफेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शंस, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, और इधर खाली इफेक्ट की का लफ्ज नहीं, कन्वर्जन ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फ्री शेयर्स अंडर ऑप्शन, इफेक्ट का लफ्ज नहीं, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। समझ समझ आ रहे हैं, चलें करें जी, नोट करें। सॉरी, इसके ऊपर लिखे रुपीज इन मिलियन और इसके ऊपर लिखिएगा शेयर्स इन मिलियन। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जो है वो यहाँ से देख के बनाएं, आप वो आपके पास खुला हुआ सोल्यूशन, 4 फिगर ज़रा हाइलाइटर से हाईलाइट करें, कर लिए हाईलाइट। ये 4 लाइंस आपकी मेन है जो आपने उधर हाईलाइट की हैं। नोट का नाम दें और 2 ब्रॉड हेडिंग्स दें।
सोल्यूशन वाली जगह पे बनाना है, सोल्यूशन वाली जगह पे बनाना है, तो क्वेश्चन वाली जगह पे बना रहा है, सोल्यूशन के नीचे बनाना है। हो गया माशाल्लाह नोट कर। देखिए मोबाइल जब यूज़ करेंगे तब तो टाइम कहाँ बचेगा नोट करने का। यानी हम इतने बोर हो रहे थे ये नोट बनाते हुए कि अब ये नोट भी बनाना पड़ेगा, और आप हमारे से भी ज़्यादा बोर हो रहे हैं, जैसे 9th क्लास से ये नोट बनाते आ रहे हैं। मोबाइल पे नोट बन रहा है, कैलकुलेशंस हो रही हैं साथ साथ, मोबाइल यूज़ हो रहा है। बता दिया करें मुझे जो जो करना है आप लोगों ने। ये क्या है, किस लिए? चलो ठीक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश। अच्छा जी, काढ़े हैं, कट तो घर जाके करेंगे जब दो दो कंपैरेटिव भी बनाना होगा, फिर घर जाके करेंगे। इतने काम है संडे को, इतने काम है संडे को, तेरी सोच है। हाइब्रिड में सेकंड रो नोट हो गया जी, शुक्रिया। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इरिडीमेबल, इफेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ टीचर, राइटिंग समझ नहीं आ रही, डॉक्टरां ਦੀ भी नहीं समझ आती उनकी, तो डॉक्टरों की सही हैंड राइटिंग होती है। अच्छा, खुद जानबूझ के उल्टी सीधी करते हैं ताकि सिर्फ सामने के मेडिकल स्टोर को समझ आए। एथिक्स पढ़ा दो उनको। ये बेसिक 4 लफ्ज़ याद करें। अर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, और नीचे आए शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस। अर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, ये सवाल घर में जाके खोल के देखिएगा, उसने ये डायरेक्ट दे दिया हुआ था 97.7, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड इस सवाल में डाइल्यूटेड में हमने निकाला था, लेकिन वो जीरो था, इसलिए वो जीरो लिख के मैं पर 97.7 लिख दिया। वर्किंग्स तो ठीक है, अगले साल तो अलग वर्किंग होनी है, पिछले साल वाली पड़ी रही एक्सेल में, तो क्या मसला है। ओके, फॉर्मेट्स तो चल ही जाते हैं ना अगले साल। ये क्वेश्चन मैंने कौन सा खोला था प्रैक्टिस के लिए अभी, आखिरी 5 पेपर नहीं था, ये जो क्वेश्चन नंबर 15, इसको होमवर्क में देंगे ताकि वो अच्छा। हाइब्रिड में जाना नहीं, अभी तो क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके,
ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा हैं जो रेड से ऊपर डालनी है। अब हम खोलते हैं पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा माय डियर, ये क्या है वैसे? ये वर्किंग 3 है अगले साल के लिए। ये हमारा साल था कौन सा, इधर जाके देखें, 2022 और पिछला 2021 होगा। ये 2000 लिख लेना, 2022 की वर्किंग 3 है, 2022 की वर्किंग 3 है। ओके, पेज 455 का टॉप, पेज 455 का टॉप। अच्छा मोहतरम, आप इस सवाल में 22 और 21 का नोट बना दें, 22 और 21 का नोट बना दें। फिलहाल बस 22 का बनाएं जरा जल्दी, 2 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। 22 वो पैट और इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नजर आ रहा है। लिखें रजिस्टर पे, नोट फॉर पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, 22 एंड 21। जल्दी करेंगे। पेज 455। हाईलाइट कर दूं 4 फिगर्स या पता चल गई हैं? नोट का नाम लिखें, फिर अर्निंग्स लिखें, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिखें, जगह बनाएं। जागते हैं। वो लिखा हुआ है इधर, शेयर ऑप्शंस है और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, उस सवाल में जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। नहीं भाई, आजकल तो अपना नहीं पता किस टाइम आना है किस टाइम जाना है। आजकल क्या प्लान बन सकते हैं, देखेंगे फिर कभी इंशाल्लाह। ये क्रश्ड की जगह ना मुझे खुर्शीद लग रहा है लिखा हुआ, क्रश्ड की जगह ना खुर्शीद लग रहा है लिखा हुआ, के से लिखा हुआ ना, इसको क्रश्ड कर दें सी से। जी माय डियर, जिस मर्जी को मैसेज, मैं क्या कहते हैं? अच्छा, एक दफ़ा सेशन ख़त्म हो जाए ना फिर देखेंगे, अभी तो आजकल बहुत मसरूफियत चल रही है। अच्छा, भाई बहुत दिन करीब आ गए हैं। उस दिन छोटा बेटा बैट और बॉल पकड़ के मेरे पास फिर रहा था और मैं डर रहा था कहीं कह ना दे आ जाएं खेलें, क्योंकि अब तो सर खुजाने का टाइम नहीं है। सीरियसली भाई, ये जो दिन चल रहे होते हैं ना इन दिनों में, तो बस क्या बताएं आपको। 22 क्या करें अब, ये चैलेंजिंग हो गई हुई हैं चीज़ें।
अच्छा, नोट का नाम अर्निंग पर शेयर, इसमें पहली हेडिंग अर्निंग्स, क्या लिखना था? पैट लेस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड, इन दोनों को छोड़ें अभी। अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस 2022। अभी मुझे सिर्फ ये 4 फिगर्स बताएं। 74, 102, ऐसे ही है ना? एंटी डाइल्यूटिव वाली तो नहीं लेनी ना? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? इस तरह देख रहे हो? अच्छा, व्हाट इज अर्निंग फॉर बेसिक ईपीएस? 74 पॉइंट एड 0 एट 28, 102.4। 102.4 का नाम अर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, इसके बाद अर्निंग्स के बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी बोलें। असल में ना ये ऊपर वाली 2 लाइनें छोड़ दिया करें, पहले ये और ये वाला बना लिया करें। शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, लेकिन यहां ऊपर लिखा है ना शेयर्स इन मिलियन, यहां लिखना पड़ेगा शेयर्स इन मिलियन। अच्छा 15, आगे चलें। नहीं फ्री फ्रू छोड़ो अभी। 3, 8, हाथ खड़े करें कितने लोगों ने इसी तरह बनाया था? अच्छा, गलती क्या की थी? एंटी डाइल्यूटेड तक पहुंच गए थे। आंटी आई स्यापा लाई, आंटी आई स्यापा लाई। यहाँ पे ब्रेक। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस आप लेके क्या जाते हैं सवाल में? 3.94 लेके जाते हैं, तो फिर इससे आगे वाली इग्नोर करें। कितना मजे का होता है नाखून, स्पेशली ये आखिरी वाली उंगली का। ओके, जी नाम बताएं इसका। शेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। अब इधर नाम बता दें। इफेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शंस और इफेक्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। डन। और इधर फ्री शेयर्स अंडर वारंट्स या अंडर शेयर ऑप्शंस। मेरे पास ना आना, 3 कह रहे मेरे पास ना आना। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स 8। अब पैट से रिकॉन्सिलेशन रह गई है, पैट से करवा दें रिकॉन। पैट कितने और इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 9 पॉइंट, तो इसको रेड मार्कर से अपने 84 माइनस बन गया। अब 2021 की वर्किंग नंबर 3, क्योंकि डेटा तो सारा बना हुआ है। 2021 की वर्किंग नंबर 3, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कन्वर्टेबल चीजें कोई और हो और इधर कोई और हो। वैसे पिछले साल तो वही होंगी मेरे ख्याल से, इस साल वाली ले ली है तो पिछले साल तो वही होंगी। मुझे नहीं लग रहा, अल्लाह करे कोई नई लाइन ना डालनी पड़े। अब 2021 वर्किंग 3 मिल गई 2021 की। हाँ, ये तो माइनस वाला सवाल है। 4 चीजें हाईलाइट करें। तोड़ 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 तोड़। ओ हमारा माउथ खुला का खुला। सर ये कैसे करेंगे सर? ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे सर? काटते हैं।
अच्छा जी, व्हाट इज अर्निंग्स, अच्छा इसमें कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह तो नहीं है? ऊपर मैं जरा देख लूँ, यहाँ पे 60 में से कुछ माइनस नहीं हुआ हुआ, इधर तो पैट में से माइनस हुआ था, सवाल में वैसे तो पता चला करेगा ना जी। 60 और 15 बताएं जी। अर्निंग्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग पैट, बल्कि अर्निंग्स यूज्ड इन वो कैलकुलेटिंग कितने, -60। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस में फिर मेरा तो मशवरा है कि बस इसी उसको नीचे तो उतारें ना, मेरे ख्याल से इस तरह तो ना करें कि इसको छोड़ दें, इसको नीचे उतारें और आगे जीरो ना डालें। मेरा मशवरा है आगे डाल दें डैश, क्योंकि डाइल्यूटेड निकली नहीं। और इधर कितने थे 15, और इधर क्योंकि डाइल्यूटेड निकली नहीं, इधर 15। बेसिक और डाइल्यूटेड के लिए 60 और 15 ही यूज हुआ। और लेकिन ऊपर एक काम करना पड़ेगा, व्हाट इज पैट 60 -0 इरिडीमेबल प्रेफरेंस। आई थिंक दिस प्रैक्टिस इज इनफ फॉर दिस कैलकुलेशन। ओके, ये दो फिगर्स क्या लेनी है, वो जो बेसिक ईपीएस नहीं निकालते थे शुरू में, पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दो फिगर्स लेनी है। बाकी 1 2 3 4 4 फिगर्स हाईलाइट कर लेंगे, 4 फिगर्स हाईलाइट करके उनके फिर दरमियान वाली फिगर्स उठानी होंगी। अच्छा, पार्ट सी बनाओ ताकि वो हम सवाल करें। चलो इसकी लिमिटेशंस कर लें एक दफा, ईपीएस की लिमिटेशंस पढ़ लें ताकि आईएफआरएस 8 का सवाल करें हम, टाइम आपको फारग करें आज। ओके, टेक्स्ट की क्लास रहते हैं अभी। अच्छा, तो फिर क्या टेंशन है? अच्छा, मेरी फिक्र कर रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं। अच्छा, होमवर्क में मैंने आपको कहा था ये वाला सवाल हो जाएगा। 15 की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ना। शो प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, पहले तो उनको प्रेजेंट करें, पी एंड एल में होता है, एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट इन अकॉर्डेंस विद IAS 33। सवाल है, सवाल ही है, तो पहले सवाल कर लीजिएगा, सवाल करने के बाद दोनों सालों की वर्किंग 3, दोनों सालों की वर्किंग 3, फिर उसके बाद कर लीजिएगा। ओके, लिमिटेशंस किस पेज पे हैं? हाँ जी, 379। अब इनके मेन पॉइंट्स ही जरा कर लीजिएगा, इससे रट्टा तो नहीं मारना। EPS is probably the single most important indicator of entity's performance। इस सवाल में क्यों नहीं हमारी EPS निकल सकी थी? इसमें पैट नहीं था सॉरी, इसमें शेयर्स की फेस वैल्यू नहीं थे ना। अगर शेयर्स की फेस वैल्यू दे देता तो पर 90 मिलियन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल आने थे, तो हम पैट पकड़ के माइनस सीरीडी में प्रेफरेंस डिविडेंड करके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते। तो ये भी एक रेशो है। तो बेसिक फिर ईपीएस क्यों अलग टॉपिक पढ़ाया जाता है जब रेशोज का पार्ट है? क्योंकि ईपीएस के अपने बहुत स्यापे हैं, बाकी रेशोज के स्यापे नहीं है। जीपी रेशो का क्यों नहीं टॉपिक अलग बन गया? 20 टॉपिक तो होने चाहिए थे किताब में, वर्किंग कैपिटल रेशो। ईपीएस का टॉपिक क्यों अलग बना है? ये भी तो एक रेशो है। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस है। और ईपीएस निकालते निकालते हम निकल जाते हैं। ईपीएस में बहुत ज्यादा वर्किंग सही होती हैं, 1 2 3, और जीपी रेशो तो ऐसे निकल आती है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल। अच्छा जी, ठीक है, और कुछ? EPS इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। कितने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोबेबली डाल रहा है पहले, फिर सिंगल आगे डाल रहा है। EPS इज सिंगल मोस्ट और इंपॉर्टेंट भी डाल रहा है आगे, तो छोड़े परे, प्रोबेबली सिंगल मोस्ट को छोड़े, इंपॉर्टेंट को छोड़े, इंडिकेटर को गलत पढ़ लें। EPS इज इंडिकेटर ऑफ एन एंटिटीज परफॉर्मेंस। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पेन इनको खाना चाह रहे हैं चीजों को नीचे, ऐसे दांत नहीं खोल के खड़े हुए। हमें नहीं फीलिंग आ रही थी, अब आएगी हमें।
EPS is probably the single most important indicator of entity's performance. It is a very useful measure when it is used as the starting point for a more detailed analysis. Starting point ये होता है, फिर detailed analysis में बाकी ratios निकाली जाती हैं. However, investment may fall. अक्ल बहुत बड़ी नेमत है, अगली लाइन देखना. ये एक नेमत है. ये प्रोसेस ये चल रही है तो अगली लाइन है, वरना इसके बाद इंशाल्लाह हम ये वाली पढ़ेंगे, फिर अगला सफ़ा खोल के वो वाली पढ़ेंगे. तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको शुक्र अदा किया करें रोज़ाना. हर सीढ़ी उतरते हुए थैंकफुल हुआ करें, वरना आपने तो घर वालों ने कहने ले जो पाई. सीरियसली बड़े बड़े हार्ट सर्जन्स को जमा कराते हैं लोग अस्पताल. डॉक्टर साहब आप जाएं, आप इधर से फिर उधर ही जाइएगा आगे. However, EPS can have serious limitations. Not all entities use the same accounting policies. तो जो लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होंगे IAS 40 में, वो लोग डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे, और जो फेयर वैल्यू मॉडल कर रहे होंगे हो सकता है उनके एसेट्स की फेयर वैल्यू बढ़ रही हो तो उधर गेन आ रहा होगा. तो फिर सेम तो इसी तरह वेटेड एवरेज और वो सारे मसले. Not all entities use the same accounting policies. It may not always be possible to make meaningful comparison between the EPS of different entities. तो हाईलाइट क्या बात की? Not same accounting policies. Not same accounting policies. कर लो हाईलाइट, अल्लाह तुहानू हाईलाइटर दे. Not same accounting policies. अच्छा जी, अच्छा जी. EPS एक साल की है 7.3 और EPS अगले नहीं आया कोई मैसेज, टाइम देख लेते हैं. माल्टे EPS 2021-2022. अच्छा, कितने परसेंट बढ़ी जरा बताएं. कितने परसेंट बढ़ी में बेस किसको बनाते होते हैं? वैसे बेस पुरानी फिगर को बनाते हैं या अगली फिगर को बनाते होते हैं? गुड. 0.2 डिवाइडेड बाय 7.3. 2.7% EPS बढ़ गई है, लेकिन हो सकता है इन्फ्लेशन भी 5% बढ़ गई हो, तो फिर EPS बढ़ती भी नजर आ रही है. हालांकि अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट एडजस्ट करते, असल में आप दो तरीके, मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फैक्टर हम लगाते नहीं. इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते तो ये इन्फ्लेट हुई हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, इसको कम करते या इसको बढ़ाते, लेकिन ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है शुक्र है EPS के अंदर. लेकिन ये लिमिटेशन में फिर चलेगी बात. तो लिखें, देखने में ज्यादा लग रही है EPS, लेकिन हो सकता है इन्फ्लेशन की परसेंटेज इससे भी ज्यादा हो. देखने में EPS ज्यादा लग रही है, लेकिन हो सकता है इन्फ्लेशन की परसेंटेज इससे भी ज्यादा हो. पता नहीं पेपर में क्या हो. नहीं आता ना, उन्होंने कह दिया हमें नहीं आता. अब क्या करें, ये लिमिटेशन है. ठीक है. EPS does not take account of inflation. EPS measures entity's profitability, but this is only part of an entity's overall. Performance. हाँ, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है और डेटर भी ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री होगी भी है, लेकिन कैश नहीं आ रहा. तो फिर EPS तो हाई शो होगी, लेकिन हमें डेटर डेज से कंपेयर करके पता चलेगा कि EPS तो अच्छी है, लेकिन डेटर डेज लॉन्ग हो गए हैं.
तो ये खतरे की बात है। अब अगर ईपीएस को डेटर डेज के साथ मिला के पढ़ोगे फिर ठीक है, लेकिन अगर ईपीएस को डेटर डेज के बगैर पढ़ोगे तो जिस बिजनेस में सेल हो रही हो लेकिन पैसे डेटर ना दे रहे हो तो बस वो सेल ही है, फिर एंजॉय करो फिर प्रॉफिट्स को, वो प्रॉफिट्स आप घर नहीं लेके जाते जब तक कि डेटर आपको। ईपीएस measures profitability, profits, अंडरलाइन करें, प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेबिलिटी मींस प्रॉफिट्स, ईपीएस measures profits, ईपीएस measures profit, but this is only part of an entity's ये ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। An entity's cash flow can be just as important as its and more essential sometime. Changes in value of assets, holding gains can also be important but part of performance for some entities. तो बस छोड़ें, लिखें डेटर पैसे नहीं दे रहे तो ईपीएस का चार्ट डाल लें, डेटर पैसे नहीं दे रहे तो पैट का चार्ट डाल लें, फिर डेटर पैसे नहीं दे रहे तो पैट का लसूड़े का चार्ट डाल लें, तो पैट का चार्ट डाल लें फिर, और फिर क्या आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। डेटर पैसे नहीं दे रहे तो पैट का चार्ट डाल लें, आगे क्वेश्चन मार्क। Diluted EPS is often described as an early warning to investors that return on their investment may fall in future. May fall in future. May fall in future. Diluted EPS is often described as an early warning to investors that return on their investment may fall in future. However, diluted EPS is based on current earnings, not forecast earning. This means that it may not be a reliable predictor of, असल में वो निकालते हुए ना आप सॉर्ट ऑफ शेयर्स पे अर्निंग तो नहीं लेते, उल्टा आप ये देख रहे होते हैं कितना आपको इंटरेस्ट सेव होना है, तो ये फिर करंट डेटा है, लेकिन हो सकता है लोन इफेक्टिवली यूटिलाइज होकर बहुत पैट कमा के देके चला जाए। तो ये कह रहे हैं, पढ़ें, डायरेक्टेड ईपीएस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन, ये पहली डेड लाइन अच्छी बात है, ये अर्ली वार्निंग होती है इन्वेस्टर्स को, डेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मे फॉल इन future. However, diluted EPS is based on only current earnings, इस साल की earnings, वो जो बेसिक EPS वाली अर्निंग होती है उसी को यूज करते हुए आगे चलते हैं, नॉट फोरकास्ट अर्निंग। तो सादा सी बात उर्दू में लिख लें, डायल्यूटेड ईपीएस में फोरकास्ट पैट नहीं लिए जाते अगले सालों के। डायल्यूटेड ईपीएस में क्या नहीं लिए जाते? अगले सालों के फोरकास्टेड पैट्स नहीं लिए जाते। ये हाइब्रिड में लिख लिया ना पहली दूसरी रो में, हाँ कुछ ने बस सुन लिया। वो माल्टे आ रहे हैं पता कौन? अच्छा, बागों से उतारने का कई दफ़ा ना रेडियो पे लिखा होता है बागों के माल्टे, तो बाकी परेशान हो रहे होते हैं इसी कित्थों ले गए आए यहाँ। अच्छा, जब वो बागों से ताज़ा लाए होते हैं, अच्छा, बागों के ताज़ा माल्टे, बागों के ताज़ा, वो टेप रिकॉर्डर ही चला देते हैं, बागों के ताज़ा माल्टे, और आप लोगों के करीब आके बागों के ताज़ा माल्टे। One of the main problem is EPS, that E is for elephant and P is for parrot and S is for swan, snake. And one of the main problem with the EPS can be the way it is used by investors. इन्वेस्टर कैसे इसको यूज करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजर्स ऑफन रिलाई ऑन ईपीएस एज ओनली मेजर ऑफ एंटिटी परफॉर्मेंस। पुत्र ये तो फिर गलत बात है ना, ओनली मेजर ये नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट नो दिस एंड ट्राई टू मेक ईपीएस as high as possible, ethics नहीं पढ़े होते ना। मैनेजमेंट नो दिस एंड ट्राई टू मेक ईपीएस एज हाई एज। अब जब मैनेजमेंट को पता चलता है कि मेन असल में P&L के मुंह पे एक ही रेशो आनी होती है, ये भी सुन लें हमारे डिस्क्लोजर्स में, वो सिर्फ ईपीएस है, तो P&L के मुंह पे जब एक ही रेशो आनी है तो मैनेजमेंट की कोशिश होती है फेंक के रखो। दे मे अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द फिगर्स बाय यूजिंग क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग मीन्स कि जी बोंगियां मार गए। तो दे मे ऑल्सो मेक डिसीजंस व्हिच इंक्रीज ईपीएस इन बट विल डैमेज ईपीएस इन लॉन्ग टर्म। तो ऐसी पॉलिसीज अकाउंटिंग की बनाएंगे कि शुरू वाले सालों में जहां अकाउंटिंग चॉइस अवेलेबल होती है ना, तो वहां आप वेटेड एवरेज या फाइफो यूज करेंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा कि किससे प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप जानबूझ के ऐसी पॉलिसियां यूज करेंगे जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए और लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट कंपनसेट हो जाना है। तो
ऑडिटर ऑडिट करेगा और क्रिएटिव अकाउंटिंग में गलतियां निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। ऑडिटर तो ऑडिट पढ़ा है तूने? ऑडिट पढ़ा है तूने? खड़े हो जा। ऑडिट पढ़ा है तूने? वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है रीजनेबल, तो फिर बात गलम होगी, जवाब दे मतलब रीजनेबल है, नहीं पकड़ेगी वो चीज, रीजनेबल है, उन्होंने पता ही नहीं चला गेम की हुई। ओके अच्छा, अब बनाओ दूसरा पार्ट।